नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाली चुनावी हिंसा के बारे में कि आखिर बार बार पश्चिम बंगाल में ये हिंसा क्यों होती है और इसका इतिहास क्या है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अभी हाल ही में हमने देखा पंचायत चुनाव में किस तरीके से हिंसा हुई। जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगाकर चुनाव के बाद तक लगभग 50 लोगों की जान इस हिंसा में जा चुकी है। लेकिन ये हिंसा पश्चिम बंगाल में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ पंचायत इलेक्शन ही नहीं, विधानसभा इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा होती ही है। लेकिन चुनाव तो बाकी राज्यों में भी होते हैं, तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही इतनी ज्यादा हिंसा क्यों होती है? इस बात के जवाब के लिए हमें इस हिंसा का इतिहास जानना होगा। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार बनी और उसने लगभग 30 साल तक शासन किया। लेकिन 1969 के आसपास जब एक नई चुनौती खड़ी हो गई, सीपीआईएम, तब से चुनावों में हिंसा का दौर शुरू हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लिया। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ में रखा जो बूथ कैप्चरिंग, लोगों को वोटिंग करने से रोकने जैसा काम करते थे, जिसकी वजह से लगातार वो 2 इलेक्शन तो जीत गए। लेकिन फिर आया साल 1977 जब सीपीआईएम चुनाव जीत के पावर में आई। लेकिन जब सीपीएम चुनाव जीत के आई तो उन्होंने भी कांग्रेस द्वारा अपनाए गए इस तरीके को बदला नहीं, बल्कि इसी का सहारा लिया आगे का चुनाव जीतने के लिए और लगातार 3 दशक तक राज किया। और अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ बात करें तो लेफ्ट के राज में यह हिंसा चरम पर पहुंच गई। और ये कहना गलत नहीं होगा कि लेफ्ट के राज में ही पंचायत से लगाकर लोकसभा तक हर चुनाव में हिंसा होने लगी और सीपीएम के राज में कई राजनेताओं पे हमले हुए। पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी लेफ्ट के राज में 1992 में हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। लेकिन ममता ने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। इसके बाद साल 2001 में चुनाव हुए जिसमें लेफ्ट फिर से चुनाव जीत गई। साल 2006 में चुनाव हुए जिसमें लेफ्ट फिर एक बार चुनाव जीत गई। फिर आया साल 2008 जब नंदीग्राम में टाटा को जमीन दिए जाने के बाद में जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और लेफ्ट पार्टी आमने सामने थी। इस आंदोलन के समय सीपीआईएम और टीएमसी के बीच झड़प भी हुई और पुलिस फायरिंग में यहाँ 50 लोग मारे गए। ये नंदीग्राम ही वो मुद्दा था जिसकी वजह से 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई और 3 दशक पुरानी लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका। लेकिन चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने ये वादा किया था कि वो इस हिंसा वाली राजनीति को समर्थन नहीं करती है। लेकिन सत्ता में आने के बाद में ममता बनर्जी ने भी लेफ्ट पार्टी के खिलाफ वही रवैया अपनाया जो लेफ्ट दूसरों के खिलाफ अपनाती थी। सत्ता में आने के 9 महीने के बाद ही लगभग 65 सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को मार गिराया गया। और जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी और बाकी पार्टी ने इस हिंसा का इस्तेमाल किया अपने विरोधी को दबाने के लिए, उसी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी इसी हिंसा का सहारा लिया अपने विरोधियों को दबाने के लिए। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि ममता बनर्जी के राज में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई है। लगातार सीपीआईएम और टीएमसी के बीच ऐसी झड़पें होती गई और साल 2016 का चुनाव भी ममता बनर्जी जीत गई। फिर आया साल 2018 जब पश्चिम बंगाल में पंचायत इलेक्शन हुए। इन पंचायत इलेक्शन के अंदर टीएमसी के 35% उम्मीदवार तो निर्विरोध ही जीत गए। इसमें कई लोगों को लगता होगा कि जो लोग निर्विरोध जीते हैं ये ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी के कारण हुआ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विरोध जीतने का सबसे मेन कारण था लोगों को फॉर्म ही नहीं भरने दिए गए। कईयों को धमकाया गया, कईयों को तो मारा भी गया। लेकिन साल 2018 के पंचायत चुनाव के वक्त स्थिति बदलने लगी, क्योंकि अब जो झड़पें हो रही थी वो सीपीएम वर्सेस टीएमसी नहीं, बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गई। और साल 2017-18 से पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी का उदय होने लगा। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में वही हिंसा का दौर शुरू हो गया। अपने विरोधियों को दबाने के लिए कई राजनीतिक हत्याएं हुई, कई दंगे हुए। लेकिन इन सब के कारण नुकसान टीएमसी को ही हुआ, क्योंकि जो सीपीएम के लोग इन सभी हथकंडों को जानते थे वो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी से ही जुड़ गए। और साल 2021 के चुनाव में बीजेपी, जिसको 2016 में 3 विधानसभा सीटें मिली थी, उसे 77 सीट मिली। इस चुनाव के बाद में हमने हिंसा भी देखी। इस हिंसा का मुख्य कारण यही था अपने विरोधियों को दबाना, ताकि कोई भी टीएमसी के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इस तरीके की हिंसा का एक ही मकसद होता है, अपनी विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना, ताकि वो लोग अपनी पार्टी के लिए प्रचार ना करें और सत्ताधारी पार्टी की सत्ता बनी रहे। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 11,000 पंचायतें जीत के सबको चौंका दिया। और सबसे खास बात यह रही
कि इस बार के पंचायत चुनाव में जो टीएमसी 35% सीट जीत गई थी निर्विरोध, वो इस बार सिर्फ 10% सीट ही जीत पाई निर्विरोध। ये जो 10% है ये आज भी एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन बीजेपी के कारण इसमें गिरावट तो आई है, जिसके कारण इस बार के चुनाव में भी काफी हिंसा देखने को मिली और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे टीएमसी कमजोर हो रही है। इस चीज को हम देख सकते हैं क्योंकि चुनाव के दिन जो हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा लोग टीएमसी के मारे गए और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, टीएमसी का कोर वोट बैंक है मुस्लिम, तो मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, इन इलाकों के अंदर जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है, इन इलाकों के अंदर कांग्रेस फिर एक बार मजबूत होती हुई दिखाई दी और सबसे ज्यादा हिंसा भी इन्हीं इलाकों में हुई। तो टीएमसी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टीएमसी से छिटक रहा है, जिसके कारण इस बार के चुनाव में भी अच्छे खासे लेवल पे हिंसा देखने को मिली और आने वाले चुनावों में ये हिंसा और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी ने इस बार 42 में से 35 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। मतलब साफ है कि हिंसा और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके से सभी सत्ताधारी दल अपने विपक्ष को दबाने के लिए इस तरीके के हथकंडों को अपनाया करते हैं, लेकिन आम लोग क्यों इनके साथ देते हैं? तो इसका सबसे मुख्य कारण है कट मनी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर काफी समय से कोई औद्योगिक विकास तो हुआ नहीं है, तो वहां पर रोजगार की कमी है। तो जो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता है, अगर पंचायत को उसकी पार्टी के लोग जीतते हैं तो उसको कट मनी मिलता है। कट मनी को आप समझ सकते हैं कि सरकारी लाभ देने के बदले लोगों से जो पैसे लिए जाते हैं उसको कट मनी कहा जाता है। तो रोजगार की कमी होने के कारण लोग इन राजनीतिक पार्टियों से जुड़ते हैं और इस तरीके की हिंसा में शामिल होते हैं। लेकिन हर राजनीतिक दल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 दशक राज करने वाले सीपीआईएम को अगर सत्ता से उखाड़ फेंका जा सकता है तो कोई भी पार्टी हिंसा करके हमेशा चुनाव नहीं जीत सकती। तो दोस्तों, ये था पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा का इतिहास। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।